नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण में MPA-TGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस हथियार प्रणाली को डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। यह मिसाइल इंफ्रारेड लाइट को ट्रैक करती है और अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। एक ऐसा हथियार जो पल भर में कर देगा दुश्मन का काम तमाम। इससे महज 2 लोग मिलकर दुश्मन को कर सकते हैं टारगेट। आज के जमाने के टैंक से लेकर बख्तरबंद वाहनों के भी उड़ सकते हैं चीथड़े। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ऐसी ही खासियतों से लैस स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPA-TGM का सफल परीक्षण किया है। MPA-TGM ने पूरी सटीकता के साथ टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। ये मिसाइल इतने खतरनाक है कि दुश्मन के आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की पलक झपकते धज्जियां उड़ा सकती है। भविष्य में इसे अर्जुन टैंक में भी तैनात किया जा सकता है। इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल में टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है, जो अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को भी छेद सकता है। यानी आज के जमाने का कोई टैंक या बख्तरबंद गाड़ी इससे बच नहीं सकती। फिलहाल इसके ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। इसका वजन 14.5 किलो है, लंबाई 4.3 फीट है और इसे दागने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर है। इसमें टैडम चार्ज हीट और पेनेट्रेशन वॉरहेड लगा सकते हैं। सेना में इसके शामिल होने के बाद फ्रांस में बनी मिलन 2T और रूस में बनी कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के पुराने वर्जन को हटाया जाएगा। भारतीय सेना के पास स्पाइक MR और स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की संख्या 400 से ज्यादा है, जबकि 34,000 मिलन 2T मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मौजूद हैं। इसके अलावा 25,000 से ज्यादा 9M119 SVIR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। ये लेजर गाइडेड मिसाइलें हैं, यानी जहां लेजर पड़ेगी वहीं ये मिसाइल जाकर बर्बादी कर देगी। सेना के पास 3000 कॉर्नेट स्पिगन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये मैन पोर्टेबल है, यानी कंधे से दागी जा सकती है। भारत के पास रूस में बनी शोडम यानी स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 800 भी है। इसे हेलीकॉप्टर, आर्म व्हीकल, टैंक के ऊपर तैनात करके फायर किया जा सकता है। भारत में बने ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हेलिना भी कहते हैं। इससे पहले इसका नाम नाग मिसाइल था। सैमहो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तोप से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है, जिसे भारत बना रहा है। अब तक इसके 2 परीक्षण हो चुके हैं। इसे अर्जुन टैंक और भीष्म टैंक पर लगाया जाएगा, ताकि दुश्मन के तोपों को इसी से मारकर खत्म किया जा सके। हिंदुस्तान जिस तरीके से हथियार निर्माण का क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले वक्त में कई बड़े देशों को पछाड़ सकता है। यही नहीं, भारत हथियार निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर तो बढ़ ही रहा है। निर्यात करने में भी भारत ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत का हथियार निर्यात 21,000 करोड़ को पार कर गया है। भारत ने 84 देशों को अपना रक्षा उत्पाद बेचकर ये रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल किया है। मात्र एक वित्त वर्ष में 32.5% का उछाल दर्ज किया है। यानी जिस तरीके से भारत का डीआरडीओ नित नए हथियारों का परीक्षण और उत्पादन कर रहा है, उससे ये उम्मीद जगती है कि आत्मनिर्भर होते भारत का भविष्य सुनहरा है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। सोचिए, उत्तराखंड के 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का सफर अगर ट्रेन से होने लगे तो यात्रा कितनी आसान हो जाएगी। पीएम मोदी भी चाहते हैं कि लोग इन चारों धाम पर आसानी से पहुंच सके। इसके लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाई जा रही है। साथ ही ऑल वेदर रोड पर भी तेजी से काम चल रहा है।
ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन हो या ऑल वेदर रोड, जिस दिन ये दोनों परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी उस दिन उत्तराखंड की तस्वीर कुछ अलग सी दिखने लगेगी। इन दोनों परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। अब तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर 10,500 करोड़ से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं और करीब 71% काम पूरा हो चुका है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 104 किलोमीटर रेल लाइन 17 सुरंगों से होकर गुजरेगी। इन 17 सुरंगों के अलावा परियोजना पर 12 निकास सुरंगों के अलावा एडिट और क्रॉस पैसेज भी है, जिन्हें मिलाकर सुरंगों की कुल लंबाई 213 किलोमीटर हो जाएगी। ऋषिकेश होते हुए गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की 104 किलोमीटर जो लंबी रेल परियोजना है ऋषिकेश कर्णप्रयाग, वो भी गंगा के साथ साथ चलती है। और इस वक्त आप देखें करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग उड़ रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात की जाए तो उसका भी 70% काम हो चुका है। हालांकि टारगेट 2024 रखा गया था। रेल परियोजना में 16 बड़े और 4 छोटे रेलवे पुल भी बनाए गए हैं। श्रीनगर, गढ़वाल, गोचर और कालेश्वर में रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए मोटर पुलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। ये एक बड़ा स्टेशन श्रीनगर के पास बनाया जा रहा है। काफी युद्ध स्तर पर इस वक्त आप देखें काम चल रहा है यहाँ पर। और ये ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 70% ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो परियोजना है रेल परियोजना, उसका काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप देखें गंगा नदी के किनारे एक बड़ा रेलवे स्टेशन और साथ ही पुल नजर आ रहे हैं जहाँ से ट्रेन गुजरेगी। 104 किलोमीटर लंबी ये रेल परियोजना है जो ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए कर्णप्रयाग तक पहुंचेगी। और एक तरह से 4 धाम के जो दर्शन के लिए जो यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी। 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 धाम राजमार्ग विकास योजना की भी शुरुआत की थी। इसे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य देश विदेश के लोगों के लिए उत्तराखंड के चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है। वहीं दूसरी तरफ इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। खासतौर से चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। हिमालय क्षेत्र के लिए ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी है। रोड का जो काम है वो पूरा हो चुका है और उसमें करीब 526 किलोमीटर क्षेत्र में अभी जो काम है उस पर काम चल रहा है। तो इस तरह से एक बड़ी परियोजना केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड आप देखें ऋषिकेश से शुरू होते हुए इस वक्त देवप्रयाग से होते हुए आगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने की ये महत्वाकांक्षी परियोजना है। 12,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा कर चारों धाम को आपस में जोड़ना है। गौरतलब है कि योजना के पहले चरण में ही 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। अब तक 310 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का काम पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 359 किलोमीटर सड़कों का काम प्रगति पर है, जबकि 526 किलोमीटर क्षेत्र में पेंटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और लिपू लेक तक का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर, 107 छोटे पुल और 3,889 क्लस्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उम्मीद है कि 2025 में ये पूरा भी हो जाएगा, जिसके बाद तीर्थयात्रियों को अपने आराध्य के दर्शन में काफी सुविधा होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर घाटी ताजा बर्फबारी से चांदी सी चमक रही है, तो राजधानी दिल्ली समेत मैदानी इलाके रिमझिम बरसात होने के चलते गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं।
पहाड़ों और मैदानों पर मौसम के बदले मिजाज पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी हो या मैदानी इलाकों में बारिश, मौसम का मिजाज एकदम बदल चुका है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ की वादियों की तस्वीर बदल गई है। कल शाम से ही जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। यहाँ के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि श्रीनगर के आसपास गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला पास इलाकों में जमकर हिमपात हुआ है। तुलैल सहित कई जगहों पर 5 से 6 फीट बर्फ पड़ने की खबर है। हिमपात के कारण इन इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। देश के बाकी इलाकों में गर्मी है, लेकिन कश्मीर में बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान में काफी कमी आई है। कश्मीर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। शनिवार शाम से कश्मीर के मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें हो रही है, जबकि पहाड़ों पर कल शाम से ही और एक ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। सोनमर्ग और गुरेज वादी में ताजा बर्फबारी हुई है। बांडीपोरा जिले की गुरेज वादी में करीब 6 इंच बर्फ जो है वो जमा हो गई है। यहाँ तक कि देश को गुरेज वादी से जोड़ने वाली सड़क बांडीपोरा गुरेज रोड ताजा बर्फबारी के चलते यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते में कश्मीर में मौसम का मिजाज इसी तरह खुशगवार बना रहेगा। जब देश में गर्मी की लहर चल रही है, वहीं पर कश्मीर में मौसम सुहाना है, जिसको एंजॉय करने के लिए और यहाँ मजा लेने के लिए हजारों पर्यटक देश भर से कश्मीर पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में करीब एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, जबकि पहाड़ों में बर्फ पड़ेगी। वहीं मौसम का बदलाव राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से 40 डिग्री तक पारा पहुंच गया था, जिससे लोग गर्मी से बेहाल थे। अप्रैल के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी लोगों को सता रही थी। दिन के समय धूप इतनी तेज हो रही थी कि घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन शनिवार से मौसम ने जो करवट ली वो आज भी जारी है। दक्षिणी दिल्ली हो या नॉर्थ एवेन्यू हो या इंडिया गेट सर्किल, हल्की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर बदल चुका है। कल तक जहां लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही थी, अब उतनी ही ज्यादा राहत यहां पे दिखाई दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और यहां का मौसम एकदम बदल चुका है। कल की हम अगर बात करें तो कल 13 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। आज भी मौसम अच्छा रहने का अनुमान है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और अभी की हम बात करें तो 31 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त का दर्ज है। मौसम अच्छा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे, रिमझिम जो कल से शुरू हुई है। कल दोपहर से शाम में एकदम से जो जोरदार हवाओं के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। हम इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे किस तरीके से वो मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। कहाँ से आए हो पहले तो आप ये बताइए सर। हम नोएडा से आए। अच्छा, हम नोएडा से ही आए हो। तो वहाँ हमारा तो फिर सेम ही टेम्परेचर है नोएडा दिल्ली का, बट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? या बहुत अच्छा लग रहा है। सडन एकदम से रिलीफ मिला है। This is the first this season has the rain. Exactly. Yes. अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इंडिया गेट पे आना अच्छा लगता है, बारिश अच्छी लगती है? बारिश दोनों ही। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आज और कल तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। साथ ही मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज और 15 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की चेतावनी जारी की है। श्रीनगर से अशरफ वानी, दिल्ली से अमरदीप कौर और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के कच्छ में भी मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश ने इलाके को सराबोर कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कच्छ के गांधीधाम, अंजार, भुज तहसील में भारी बारिश से शहर में कई जगह जलभराव भी होने की खबर है। इस मौसम में ऐसी बारिश का अनुमान किसी को नहीं था। बाबा बर्फानी कहें या भगवान अमरनाथ, इनके दर्शन के लिए भक्त हरदम आतुर रहते हैं।
इसलिए इस बार 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और 15 अप्रैल यानी कल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। करीब 1.5 महीने से ज्यादा चलने वाली इस यात्रा में देश भर से लाखों लोग प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनने वाले शिवलिंग के दर्शन करने के लिए अमरनाथ पहुंचेंगे। अमरनाथ यात्रा पर जाने की इच्छा हर भक्त के मन में होती है। माना जाता है कि तीर्थयात्री अगर इस यात्रा को सच्ची श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव से पूरा कर लें तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि भगवान का ये रूप न केवल प्रकृति बनाती है, निखारती है, बल्कि मान्यता है कि इस दौरान इसमें साक्षात महादेव आकर वास करते हैं। परंपरा है कि हर बार यात्रा से पहले ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की जाती है, यानी 22 जून को प्रथम पूजा के बाद ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। इसलिए इस साल ये यात्रा 29 जून से शुरू होकर 52 दिन बाद 19 अगस्त को खत्म होगी। बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर भक्तों में हर साल जबरदस्त उत्साह रहता है। इसलिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो भी श्रद्धालु इस यात्रा पर जाना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। साल में एक बार होने वाली ये यात्रा 2 मार्गों से संपन्न होती है। अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर छोटा और संकरा बालटाल मार्ग। यात्रा का आयोजन जम्मू कश्मीर सरकार और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सहयोग से किया जाता है। भगवान अमरनाथ को लेकर भक्तों में गहरी आस्था है। इसे सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के साथ कई कहानियां भी जुड़ी हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को यहीं पर अमर कथा सुनाई थी। यानी अब बस इंतजार है तो 29 जून का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चैत्र मास में मनाई जाने वाली छठ पूजा की। आज छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कल यानी सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर त्योहार का समापन हो जाएगा। तस्वीरें बिहार के सहरसा की है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ छठ पूजा का आयोजन किया गया है। लोगों ने पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सूर्य की पूजा की। कार्तिक महीने की तरह ही चैती छठ में भी स्त्रियां संतान और परिवार की सलामती के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड और बिहार से लगते पश्चिम बंगाल में इस पर्व को लेकर जबरदस्त आस्था है। पूरा देश महोत्सव के रंग में डूबा है। अभी वैशाखी मनाई गई है। झारखंड और ओडिशा में भी मंडा उत्सव और दंड यात्रा त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। पहले बात झारखंड की करें। यहाँ पर आदिवासी इलाकों में मंडा पर्व भगवान भोलेनाथ की पत्नी सती के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। पूजा के दौरान ऐसा नजारा दिखता है कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग भगवान शंकर से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि उनके घर सुख शांति बनी रहे और परिवार में खुशियां बरकरार रहे। दूसरी तरफ तस्वीर ओडिशा के खोर्धा की है, जहां दंड यात्रा त्योहार पर लोगों की आस्था आसमान पर थी। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार पर अनूठी संस्कृति और लोक कलाओं का चित्रण करने की परंपरा है। इसका प्रदर्शन खासतौर पर दक्षिण ओडिशा में किया जाता है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती है। इस मौके पर महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई में 20,000 पुस्तकों के जरिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भव्य तस्वीर बनाई गई। इसे दूर से देखने पर कोई कह नहीं सकता कि तस्वीर किताबों से बनाई गई है। ये कलाकारी गेवराई के सुप्रसिद्ध चित्रकार प्रकाश पागल की है, जिनकी मेहनत के चलते बाबा साहेब की यह सुंदर छवि गढ़ी गई है। और अब नेपाल जाने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी है। नेपाल के थमेल में अब रात में भी रौनक दिखेगी। दरअसल नेपाल सरकार ने इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए थमेल में नाइट लाइफ के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया है। इसके तहत अब यहाँ दिन रात 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे और लोगों को सैर सपाटे का मौका मिलेगा। इससे यहाँ बड़े पैमाने पर सैलानियों को आकर्षित किया जा सकेगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।